दोस्तों, कमांडर सुधीर का अपने YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक्स के माध्यम से सभी को नव वर्ष की फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 1 फरवरी को हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अपना बजट पेश किया और मैं आपको एक बजट की एनालिसिस दे रहा हूं कि इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसमें क्या सुविधाएं दी है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या सुविधाएं दी हैं, डिफेंस के लिए क्या आउटले है और इसका हमारी प्रगति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना एलोकेशन किया गया है, इन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और यदि आपने जो है ना मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि ये जो है ना आपकी जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो भी आप सहयोग मुझे करना चाहें तो वो मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी लोग वीडियो को देख रहे हैं लेकिन फिर भी जो है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों, चलते हैं। जो बजट 2026 फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 के लिए जो आज प्रस्तुत हुआ है लोकसभा में, उसके क्या क्या मेन फीचर हैं। सबसे पहले, मैं एक इंडियन नेवी का वेटरन हूं, तो सबसे पहले मैं आता हूं डिफेंस आउटले के ऊपर। तो डिफेंस आउटले में करीब करीब वो 20% की वृद्धि करी गई है, क्योंकि पिछले वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 था उसमें करीब करीब जो है वो 6,48,000 करोड़ के आसपास जो है ना वो डिफेंस आउटले बजट था। और उसमें से पेंशन और रेकरिंग पेंशन, पे एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को निकाल के जो कैपिटल आउटले था वो करीब करीब 2,26,000 या 2,30,000 के आसपास अवेलेबल था, और जिसको एमओडी ने अपनी डिफेंस फोर्सेस के लिए लास्ट ईयर खर्च भी किया। और इस बार उम्मीद करी जा रही थी कि उस बजट में कम से कम इतनी वृद्धि होगी, तो उस वृद्धि को रखा गया। और इसके लिए मैं सल्यूट करता हूं निर्मला सीतारमण जी को, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत की, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका विजन ये है कि भारत को आर्थिक प्रगति के साथ साथ हमारी जो सैन्य शक्ति है उसको भी इसी तरीके से मजबूत किया जाए, उसके बी फिटिंग साथ के साथ। तो काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स थे हमारे पास में कि जैसे अभी हमें 114 राफेल फिर जो है ना हमें खरीद रहे हैं। उससे पहले हमने 26 जो है वो मेरीन राफेल का भी ऑर्डर उनको दिया हुआ है। उधर जो हमारा तेजस 1, मार्क 1 और मार्क 2 और एमका के इंजन में जो अभी देरी हो रही है, तो उसको भी एक तरीके से जो जी से 404 और 414 के जो इंजन हमारे लिए नहीं आ रहे हैं टाइम से, तो उसको सुदृढ़ करने के लिए और कावेरी डेरिवेटिव्स के इंजन आए और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को खोलते हुए सैफरान के साथ भी जो है वो करीब करीब 70,000 करोड़ के आसपास, और इसी तरीके से सबमरीन का जो सौदा जो है ना वो जर्मनी के साथ में हुआ है। तो इन सभी को यदि आप देखें, इंडियन नेवी के लिए भी और इंडियन आर्मी के लिए भी जो ड्रोन्स और जो एडवांस गन्स हैं या एक तरीके से व्हीकल माउंटेड गन्स हैं जो अभी कल्याणी, बाबा कल्याणी की फर्म ने बनाए हैं, इन सभी को इंटीग्रेट करने का जो है, और सुदर्शन चक्र जो भारतवर्ष के लिए जो कंसीव किया था आदरणीय प्रधानमंत्री, इन सभी को देखते हुए हमारे सभी तीनों फौज के लिए, और फिर एक स्पेस एंड हमारा जो एक तरीके से डिफेंस के साथ में जुड़ा हुआ है, और जो इस तरीके के एवेक्स प्लेन हैं या सर्वेलेंस और आईएसआर के लिए जो प्लेन्स हमें खरीद रहे हैं, इन सभी को देखकर ये था कि हमें काफ़ी कुछ खर्च करना है अपने डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। तो उसी के अनुसार जो है वो बजट में इस बार करीब करीब कैपिटल आउटले को मैं डायरेक्टली कहूँगा उसको करीब 2,20,000 करोड़ से बढ़ा दिया है। तो करीब करीब आप सोचिए कि
4,40,000 करोड़, 4,30,000 से 4,40,000 करोड़ जो है वो एक तरीके से कैपिटल आउटले वो डिफेंस के लिए रहेगा, जहां पर हमारी तीनों फौज और स्ट्रेटेजिक कमांड और स्पेस जो स्ट्रेटेजिक कमांड से जुड़ी हुई है वो अपनी जो उनके प्रोजेक्शंस थे जो उनको जो है ना मीट कर पाएगा। और ये बहुत ही एक तरीके से ऐसा मजबूत है। मैंने अपनी बुक में इंडिया ए 20 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2038 एंड 40 में लिखा था, जो 2018 की जुलाई में रिलीज हुई थी, कि इंडिया को अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए 2034 तक कम से कम उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटीज को 4 गुना बढ़ाना है। तो आप सभी को मैं ये विदित करना चाहता हूं कि हमारी डिफेंस की जो कैपेबिलिटीज हैं, जिनको अभी आपने देखा है ऑप्स सिंदूर के दौरान कि भारतवर्ष की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो पिछले 11 से 12 साल में 2014 के बाद में यदि आप देखें तो वो करीब करीब डबल हो गई हैं। और अभी इसको डबल से हमें फिर डबल करना है 2034 तक। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, और जो एयरफोर्स का हमारे पास में जो एक 4.5 जनरेशन या 5th जनरेशन जो हम एयरक्राफ्ट को इंडक्शन करने की सोच रहे हैं, या एक गैप को जो फिल करना था उसके लिए राफेल, और इसी तरह नेवी और आर्मी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये जो प्रोजेक्शन जो एक एलोकेशन दिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने आज, ये सराहनीय के योग्य है। और जैसे मैंने कहा, मैं उनको सल्यूट करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और डिफेंस मिनिस्टर ने बार बार कहा है कि जब भी आर्म्ड फोर्सेस को जरूरत पड़ेगी तो उनको एडिशनल इमरजेंसी एलोकेशंस भी किया जा सकता है। ये तो बहुत ही एक बड़ा कदम है कि डिफेंस बजट को कम से कम 20% से बढ़ा दिया गया है। अब आते हैं दूसरी तरफ, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए है वो 2014-2015 फाइनेंशियल ईयर में जो था वो एलोकेशन था 2,10,000 करोड़। लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जो हमने एक एलोकेशन किया था वो था करीब करीब 11,10,000 करोड़ के आसपास था लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर। और इस बार जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 में उसको बढ़ाकर जो है वो करीब करीब जो है ना वो 12,10,000 करोड़ के आसपास, हाँ लास्ट टाइम था 11,10,000 करोड़, और इस बार उसको बढ़ाकर जो है ना वो 12,20,000 करोड़ कर दिया गया है। तो ये 12,20,000 करोड़ रुपए जो एक वर्ल्ड क्लास सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, और जब इतना पैसा जो है ना एक तरीके से जो हमारी ग्रोथ का टेम्पो है उसको देखते हुए आप देखेंगे कि ये जॉब क्रिएशन करेगा हर एक क्षेत्र में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन में हो, नई नई मेट्रो हमारी जो जुड़ रही है उस नेटवर्क को बढ़ाने के लिए हो, नई रेलवे के लिए जो है ना अलग से एलोकेशन भी है, लेकिन सभी क्षेत्रों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, स्मार्ट सिटीज की जरूरत है, इन सभी के लिए जो एलोकेशन किया गया है, तो ये एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए जो दिया है ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो एक अनएम्प्लॉयमेंट की जो परसेंटेज है वो मेरे ख्याल से 3% से भी नीचे चली जाएगी इस फाइनेंशियल ईयर में, जिस तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले किया गया है। और उससे जो हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो 7% प्लस से जो है ना IMF का जो प्रोजेक्शन है उससे भी ज्यादा होने वाली है। ये इकोनॉमिक सर्वे में भी निकल के आया और आदरणीय हमारी जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने भी उसको बताया है। तो ये फिर से एक बहुत बड़ी बात है
कि आज जिस तरीके से हम प्रगति कर रहे हैं, जिस तरीके से हम ग्रोथ कर रहे हैं, जिस तरीके से हम विश्व के अंदर फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिस तरह से हम जो है ना हर एक क्वार्टर में अब जो है ना अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, और जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ जो है ना जो बढ़ रही है, नॉर्मल जीडीपी या हम डॉलर टर्म्स की जीडीपी को लगाएं या पर कैपिटा इनकम को लगाएं, जिस तरीके से हम उसको बढ़ा रहे हैं, तो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट हमारी इकोनॉमी में आ रहा है। और ये कंपाउंडिंग इफेक्ट इस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को मेरी पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट 1 डिकेड नहीं, एटलीस्ट 2 to 3 डिकेड्स जो है ना कम से कम एश्योर्ड है कि कम से कम 2 से 3 डिकेड तो ये ग्रोथ रेट को हम मेंटेन करने वाले हैं ही। और इसी वजह से मैंने अपने एक प्रोजेक्शन दिया था, जो मेरी बुक आई थी इंडिया विकसित भारत @2047, उसमें मैंने कहा था कि सारे रिस्क फैक्टर को खत्म करके और यूका वर्ल्ड के जो मल्टीपोलर वर्ल्ड जो एमर्ज हो रहा है उसके चैलेंजेस को लगा के और सभी रिस्क फैक्टर को लगा के फिर भी भारतवर्ष जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उस तरह से एक कंपाउंडिंग इफेक्ट के तहत जो हमारी जीडीपी है वो 2047 तक $38 ट्रिलियन हर हालत में हो जाएगी। और इसी तरीके से जो है ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो 7 सेक्टर के अंदर जो है ना हम काम कर रहे हैं। पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव काम कर रहा है, डिजाइन लिंक इंसेंटिव डिजाइन के लिए है, और सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 सबसे सेमीकंडक्टर मिशन ऑफ इंडिया एसएमआई के लिए जो है वो करीब 40,000 करोड़ दिए हैं, क्योंकि लास्ट बजट में जो है ना वो शायद 72,000 करोड़ रुपए दिए थे, और 72,000 करोड़ का जो निवेश है वो सेमीकंडक्टर में हो चुका है। और सेमीकंडक्टर का जो पूरा इकोसिस्टम है वो भारतवर्ष में निर्माणाधीन है, और कुछ जो है ना वो डिजाइन से शुरू होके, फैब्रिकेशन से शुरू होके, पैकेजिंग से शुरू होके, टेस्टिंग और इवेल्युएशन, और फिर जो है ना उसके मार्केटिंग और ये सभी चीजें जो है ना सारे प्रोविजन, वो चाहे उसमें गैसेस की जरूरत हो या लिथोग्राफी की जरूरत हो, इन सभी को लेकर जो है ना भारतवर्ष ने एक सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम, तो सेमीकंडक्टर मिशन ऑफ इंडिया 2.0 में जो एलोकेशन किया गया है 40,000 करोड़ का, वो इसी तरफ इसको लिया जाएगा। इसी तरीके से एआई मिशन ऑफ इंडिया, क्वांटम मिशन ऑफ इंडिया, उसमें जो है ना इसी तरीके से काफी सब्सटेंशियल जो है ना एलोकेशन किए गए हैं। तो बजट उस पे भी बहुत ही खरा उतरता है, क्योंकि लास्ट ईयर आरएनडी और इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए आपको याद होगा कि डिफेंस से ओरिएंटेड रिसर्च और प्राइवेट कंपनीज रिसर्च करें, उसके लिए जो है ना 1 लाख करोड़ रुपीस का जो है ना वो 40 वर्ष के लिए प्रोविजन किया गया था। तो उसको फायदा जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर और नए जो हमारे स्टार्टअप हैं उसका फायदा उठाएंगे। और नेशनल रिसर्च फंड के अंदर जो है ना वो 50 लाख करोड़ का प्रोविजन किया गया था, तो ये भी हमारी आरएनडी और उसको सपोर्ट कर रहा है। तो यदि हम बजट के ऊपर हम देखें तो चाहे वो किसानों के लिए जो है जो व्यवस्था की गई है, उनको ऋण जो है ना वो रिड्यूस कॉस्ट पे, और जिस तरीके से हम डायरेक्ट टैक्स यदि हम देखें, डायरेक्ट टैक्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। आप देखिए पूरे विश्व में जो है ना जिस तरीके से एक टर्मोइल है इस यूका वर्ल्ड में, और सबकी ग्रोथ रेट जो है ना वो डिक्लाइन हो रही है, उसके बावजूद भी इंटरेस्ट रेट को ना बढ़ाना, इसके बावजूद भी जो हमारे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस है उनको ना बढ़ाना, एक इंडिया ही ऐसा है जो रोबस्ट इकोनॉमी है, और वो किसी भी तरीके से जो है ना उस पर किसी भी डेक्लाइन या नेगेटिविटी इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे माइक्रो एंड मैक्रो पैरामीटर्स वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यदि आप देखें तो कैश अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमारा जो अभी जो प्रावधान किया गया है उसको जो है ना वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इट वाज 4.5% ऑफ जीडीपी, तो उसको रिड्यूस करके जो है ना वो 4.3 पे जो है ना लाया जाएगा फाइनेंशियल ईयर
26-27 में। इसी तरीके से यदि आप देखें डेट टू जीडीपी रेशियो, डेट टू जीडीपी रेशियो लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2025-27 में वो था करीब 56.3 या 56.4%, एंड अब उसको रिडक्शन करके जो है ना वो आ गया है हमारा 50.4 जो है हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो। तो वो सारा का सारा डेट जो है ना वो कम भी हुआ है और उसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से सर्विस कर सकते हैं, और ये ग्रोथ ओरिएंटेड है। आज देखिए जो हमारी इन्फ्लेशन है वो 3% से 3.2% के आसपास है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर यदि आप देखें तो हमारी जो फाइनेंशियल, जो हमारी अर्थव्यवस्था है भारतवर्ष की, वो बहुत ही सुदृढ़ है। एक रोबस्ट फाउंडेशन जो है वो हमारे एक विकसित भारत के लिए जो है ना ऑलरेडी पिछले 12 साल में जो है ना हो गई है। और ये बजट उसी तरीके से अब इसमें जो प्रावधान किए गए हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसमें 7 सेक्टर को निर्धारित किया गया है। फार्मास्यूटिकल को आगे बढ़ाने के लिए उसमें अलग से जो है ना फाइनेंशियल प्रोविजंस किए गए हैं। इसी तरीके से एजुकेशन में जो है ना वो नई यूनिवर्सिटीज और नए इंस्टीट्यूशंस, और सबसे बड़ा जो है ना एक टूरिज्म सेक्टर में एक जो है वो इंस्टीट्यूट आएगा, जो इंडिया लेवल का इंस्टीट्यूट होगा हॉस्पिटैलिटी में, और उससे कम 2 मिलियन जॉब्स जो हैं वो 20,000 जो है ना गाइड्स को जो है ना उसमें तैयार किया जाएगा, और उससे जुड़े हुए लोगों को कम से कम जो है ना टूरिज्म में जो है हमारे हेरिटेज टूरिज्म है, और इसी तरीके से जो टूरिज्म में और हमारे जो ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं जो जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, बजट में बताया भी गया है, तो उससे कम इनडायरेक्ट जॉब जो है ना वो करीब 2 मिलियन के आसपास जो है ना वो पैदा होंगे। तो टूरिज्म सेक्टर को भी बहुत बड़ा दिया। तो फार्मास्यूटिकल, टूरिज्म, सेम वे एजुकेशन सेक्टर में, और एजुकेशन के साथ साथ जो है ना फिर वो वेल बीइंग, हॉस्पिटल, और इस चीज में भी जो एक तरीके से बजट के प्रावधान किए गए हैं वो सभी, और स्किलिंग के क्षेत्र में भी जिस तरीके से, तो आप देखिए ये बजट जो है ना एक तरीके से आप देखेंगे कि एफडीआई जो भारतवर्ष में आएगी, जो सबसे बड़ा एक प्रावधान इस बजट में किया गया है, तो आप देखेंगे कि काफी इन्वेस्टमेंट जो भारतवर्ष में होगा उसमें टैक्स हॉलीडेज जो है वो दिए गए हैं हर एक क्षेत्र में जितने प्रायोरिटी सेक्टर हैं। तो जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको अब टैक्स हॉलीडेज के साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी रिफॉर्म्स का जो है ना प्रावधान किया गया है। तो इससे जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मात्रा सभी स्टेट्स में और पूरे भारतवर्ष में बढ़ेगी, क्योंकि इन क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया गया है। और ये एक तरीके से ग्रोथ ओरिएंटेड एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, और जितने भी हमारे एफटीएज हो रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हो रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग उससे सिनर्जी लाते हुए ये बजट में जो है ना प्रावधान किए गए हैं। तो ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। ये बजट बहुत ही प्रैग्मेटिक है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, और सभी क्षेत्रों का ध्यान करने वाला है। और भारतवर्ष जो है अब एक कंपाउंडिंग इफेक्ट और एक तरीके से अब जो लीफ फ्रॉग करेगा इस कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण, और जिस तरीके से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो कैपिटल आउटले को जो 20% से बढ़ाया है, उससे हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एफटीए के कारण जो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और सभी जितना भी इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो है और फ्यूचर ओरिएंटेड किया गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन ओरिएंटेड ये बजट के प्रावधान किए गए हैं। तो इससे सभी क्षेत्रों में और एमएसएमई में जो स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं, और जिस तरीके से सारी स्कीम जो चाहे वो मुद्रा स्कीम हो या विलेज डेवलपमेंट की स्कीम हो, और विलेज में जो है जिस तरीके से जो है ना वो टायर 2 और टायर 3 सिटीज को विलेज डेवलपमेंट के साथ साथ रूरल डेवलपमेंट के
साथ साथ आगे बढ़ाने की और जो रूरल डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा एलोकेशन किए गए हैं, ये सभी चीजें भारतवर्ष को आगे लेके जाएंगी। तो कोई भी मुझे ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं लगता है। और जिस तरीके से अब हमारी जो इंटरेस्ट रेट जो है ना, वो लोन की और बोरोइंग की जो है ना, जो कंज्यूमर है वो किस तरीके से कंज्यूम कर सकता है, तो डिमांड भी इससे बढ़ेगी। और जब डिमांड बढ़ेगी और कंजम्पशन बढ़ेगा तो उसके साथ साथ हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगी। और जिस तरीके से एफटीए जो है ना और कंट्रीज के साथ में हो रहे हैं, और जिस तरीके से हमने जो मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील जो हमने एक तरह से यूरोपियन यूनियन के साथ में की है, न्यूजीलैंड के साथ में की है, यूएई के साथ में, सऊदी अरेबिया, इस तरीके से और भी कंट्रीज जो है ना, लाइक कनाडा हमारे साथ में आना चाहता है। वो एनर्जी के सेक्टर में न्यूक्लियर एनर्जी एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन क्रूड ऑयल के, उसमें वो हमें यूरेनियम देना चाहता है, प्रोसेस यूरेनियम। इवन वी कैन टॉक अबाउट द एनरिच्ड यूरेनियम। इसी तरीके से अफ्रीकन कंट्रीज एंड दूसरे जो देश हैं वो भी हमारी तरफ जो है ना वो एफटीए की बातचीत चल रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सब के साथ साथ जो है ना अमेरिका भी, क्योंकि कभी भी भारतवर्ष जो है ना एक मैच्योर्ड इकोनॉमी की, और हम सोचते हैं कि अमेरिका भी जो है ना एक हमारा एक तरीके से बहुत ही नेचुरल अलाइज और जो एक पार्टनरशिप थी हमारी वो इस तरीके, तो शायद मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 3-4 महीनों में हमारा अमेरिका के साथ भी जो है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ना वो हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना है, हमारी मैन पावर को किस तरीके से स्किलिंग करना है, क्योंकि हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड जो सबसे बड़ा है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारतवर्ष के इस बजट में प्रावधान किया गया है। और मैं एक चीज भूल रहा हूं कि आगे की जो प्रोग्रेस होनी है वो सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर को सपोर्ट करने के लिए और डिफरेंट जो हमारे डिफेंस का प्रोडक्शन है उसको सपोर्ट करने के लिए जो रेयर अर्थ्स जो मेटल्स हैं उसके लिए भी, उसके एक्सप्लोरेशन के लिए, उसके माइनिंग के लिए, उसकी सप्लाई सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए जो बजट में प्रावधान किए हैं वो भी सराहनीय है। इसी तरीके से जो है वो शिपिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए, पोर्ट्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए, सी ट्रेड को बढ़ाने के लिए, और एक तरीके से जो इंटरनल सी रूट है, जो हिंडरलैंड सी रूट्स हैं, जिससे जो है ना हमारी जो इंटरनल सप्लाई चेन सिस्टम है भारतवर्ष में, वो रोड और ट्रेन के मुकाबले भी जो हम सी रूट्स जहाँ पर, या अपनी रिवर रूट्स जो है ना, वाटर हिंडरलैंड वाटर रूट्स जो है ना, उनको भी आइडेंटिफाई किया है, उनको डेवलप किया जाएगा। तो इन सब के साथ में ये नट शेल में मैंने आपके सामने एनालिसिस रखी है कि ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, एफिशिएंसी को बढ़ाया जाएगा, गवर्नेंस एक एफिशिएंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन होगा वर्ल्ड क्लास, जिसमें हम ऑलरेडी बढ़ रहे हैं और काफ़ी क्षेत्रों में हम नंबर 1 नंबर 2 हो गए हैं। इसी तरीके से ये एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करेगा, हमारी जो है वो ग्रोथ जो है ना और बढ़ेगी। इंटरनल कंजम्पशन और डिमांड के साथ साथ अब एफटीए का जो हमारे बजट के साथ में सिनर्जी हुई है उससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट रुपी टर्म में बढ़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हमारी इकोनॉमी, मुझे पूरी उम्मीद है कि 2026-2027 में 7.5 प्लस में होनी चाहिए, और आगे जो है ना हमारा होना चाहिए कि हम 8% प्लस अपनी जीडीपी ग्रोथ को लेकर चले। तो दोस्तों, आपको यदि मेरी एनालिसिस ये पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए, मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। देखिए, जब हम कोई ऐसी एनालिसिस आपके सामने रखते हैं तो मेरा अनुरोध है कि हमें भी एक तरीके से मोटिवेशन और इंस्पिरेशन आपसे मिलता है यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको एक इन डेप्थ रिसर्च करके और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में जो हमारे भारतवर्ष के आम लोग हैं उनके सामने हम ये ऐसी चर्चाएं और इस तरह की इंफॉर्मेशन को आपके कंजम्पशन के लिए रख सकें। टिल नेक्स्ट,
जय हिंद, वंदे मातरम।